आपसे बात करते हुए लगातार ये बात कही गई है कि गरीबी ये अपने आप में कोई आधार नहीं है रिजर्वेशन का, लेकिन ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक, इनके पक्ष में रिजर्वेशन आया है और विशेष उपबंध करने की बात अनुच्छेद 15(6) में ये जोड़ी गई है। और इससे पूर्व क्या हुआ है, अनुच्छेद 15(5) में जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें भी रिजर्वेशन की बात आई है। तो सबसे पहली चीज जो समझ लेनी चाहिए वो तो यह कि 15(5) किससे जोड़ा, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्योंकि यह भी खूब पूछा जाता है कि जो 15(5) है जिसके माध्यम से प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इनमें रिजर्वेशन देने की बात चली है, किसको आपका देखें अनुच्छेद 15(5) के तहत इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अभी हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससी एंड एसटी, इनके लिए कहां आपका प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये जोर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी अनुच्छेद के कारण समाज में इस तरीके का भ्रम ये निर्मित होता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दे दिया गया, अभी दिया नहीं गया। ठीक है, नौकरियों में जब हम लोग अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। और रोजगार से संबंधित मामला अनुच्छेद 16 से शासित होता है। और मेरी सोच सही ही साबित होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि मेरी सोच गलत ही साबित होगी, ठीक है ना। और जहां तक हमें लगता है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इसे भी फंडामेंटल राइट के साथ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिया है और यह कहा दोनों के बीच संतुलन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे यह संतुलन डिस्टर्ब हो जाए। और जब हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पर पहुंचेंगे तो ये देखेंगे कि वहां जो भाषा प्रयुक्त हुई है विभिन्न अनुच्छेदों में वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती है, ठीक है। वो ये मना नहीं करती कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, इसके लिए मना नहीं करती। निजीकरण इसको इम्परमिसेबल घोषित नहीं किया गया है भारत के संविधान में, इसलिए निजीकरण के खिलाफ या ऐसी कोई बात जिससे वो लोग जो इंडस्ट्री लगाने की क्षमता में है वो निरुत्साहित हो, संभवतः ये नहीं किया जा सकेगा। संभवतः शब्द हम इसलिए लगा रहे क्योंकि मेरी बात ठीक ही होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरी बात गलत ही होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इंडस्ट्री आदमी फायदे के लिए लगाता है और उसकी सोच जो होगी फायदे के संबंध में वो उसी तरीके से चलना पसंद करेगा। जैसे आप लोग हमें सलाह देते रहते ना, नोट्स बनवाइए, तो हमें नहीं लगता फायदेमंद, तो हम आपकी एक नहीं सुनते और हमें सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इससे पहले नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स आपके कितने काम आए हैं ये तो आपको पता ही है। और हमने इससे पहले कोई नोट्स नहीं बनवाए,
और उसके बाद भी, ठीक है, ऐसा कोई हिंदुस्तान में आज की स्थिति में लाके क्षेत्र का कंपटीशन नहीं जो हमारे विद्यार्थियों ने क्रैक न किया हो। ठीक है, तो हम नोट्स क्यों बनवाएं? आपने बनाए और आप सफल नहीं हुए, हमने नहीं बनवाए। हम ये नहीं करें मेरे विद्यार्थियों ने बनाए नहीं, उन्होंने बनाए होंगे, अपने आप बनाए होंगे, हमने नहीं बनवाए क्योंकि हमें उसमें कोई तत्व नजर आता ही नहीं। तो हर आदमी की अपनी वैयक्तिक सोच है। तो लाभ कमाने के बिंदु पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी सोच होगी, ठीक है, वही वो पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। और अगर आप उसे मजबूर करेंगे कि नहीं साहब आपको अपने यहां रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी, यहां नहीं लगाएगा वो फैक्ट्री। ठीक है, जो लघु एवं मध्यम उद्योग है वो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र तो वे उद्योग हैं जिन्हें भारी उद्योग कहा जाता है, और वो जितने बड़े लोगों के हैं वो हिंदुस्तान में ही अपना निवेश करें, ऐसी कोई मजबूरी उनकी नहीं है। वो श्रीलंका में लगाएंगे फैक्ट्री, ठीक है, वो दुनिया के अन्य देशों में लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे ही नहीं। तो अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो आपको होगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि रोजगार की फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन दिया जाए, आज भी नहीं है। आप अनुच्छेद 16 इसके बाद ही शुरू होगा, आप देखेंगे वहां इस प्रकार की कोई शब्दावली नहीं। और आप खूब सुनेंगे समाज में कि अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन है। नो डाउट ये बात सच भी है और गलत भी है। ये अर्ध सत्य है। जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इससे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उन इंस्टीट्यूट के सिवा जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के तौर पर स्थापित हुए हैं उन्हें क्यों छोड़ा गया, यह अलग सवाल है। ठीक है ना। जो प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससी एंड एसटी, इसका रिजर्वेशन क्यों नहीं होगा, यह एक अलग सवाल है और इसका अलग से उत्तर यह दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप यह समझ लेंगे कि वहां को छोड़कर शेष जितने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहां भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और एससी एंड एसटी का रिजर्वेशन हो सकता है, क्योंकि पीछे भी हो सकता है यही था, होगा ये कहीं नहीं है। क्योंकि रिजर्वेशन हमेशा कैसा है, सामर्थ्यकारी उपबंध के माध्यम से दिया जाने वाला अनुतोष है। यह अपने में अधिकार कभी नहीं है और हर बार राज्य को यह साबित करना पड़ेगा, ये डेटा देना पड़ेगा कि वाई दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन और वाई दे आर गोइंग टू मेक ए स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन। ऐसा क्यों करना है, जस्टिफिकेशन हर बार देना पड़ेगा। ठीक है, तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके माध्यम से आपका जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अच्छा एजुकेशन में रिजर्वेशन देना इसमें कोई वैसी बात भी नहीं। यदि उन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए जो डॉक्टर प्रीति सागर श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो, और चंचला दिनेश फर्स्ट दिनेश सेकंड, ठीक है, जगदीश शरण प्रदीप जैन आदि मामलों में निर्देश दिए गए, अर्थात अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या जहां एलिमेंट्री एजुकेशन दी जा रही है
वहां आप रिजर्वेशन दे दें इस आधार पर भी कि व्यक्ति में कोई योग्यता या क्षमता है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब सुपर स्पेशलाइजेशन या हायर एजुकेशन की बात चले तो फिर आपको एक निश्चित योग्यता सबके लिए रखनी ही होगी। और अगर मामला सुपर स्पेशलाइजेशन का है और जरूरी हो रहा है रिजर्वेशन देना किन्हीं कारणों से कि उस क्षेत्र में लोग है ही नहीं जो सुपर स्पेशलाइज्ड हो किसी फील्ड में, ठीक है, तो आप एससी एसटी ओबीसी उन्हें भी दे सकते हैं, लेकिन सुपर स्पेशलाइजेशन के लेवल पर अव्वल तो आप देंगे ही तब जब जरूरत प्रूव कर दें, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपने जरूरत भी प्रूव कर दी तो भी उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप एलिमेंट्री एजुकेशन के समय दे देंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन के समय तो कुछ देखना ही नहीं है, 0 नंबर हो तो भी दे देंगे। और इसी तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपने पता नहीं वो समय देखा है नहीं देखा है, हालांकि एक 5-7 साल पहले की ही बात, जब केजी और नर्सरी के लिए बच्चे का एडमिशन होता था तो उसका स्कूलों में टेस्ट लिया जाता था। आप बच्चे के आईक्यू का टेस्ट लें, ठीक है, तो भी गलत ही है, क्योंकि बच्चे का आईक्यू बचपन में विकसित होता ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, उसकी योग्यता का कौन सा टेस्ट आप ले रहे हो जब वो केजी और नर्सरी में ही एडमिट होने आया है। तो यह कहा गया था कि नहीं, ये प्रक्रिया नहीं चलेगी, ठीक है। किस चीज का टेस्ट ले रहे हो, उसे आता क्या है, और गिनती अगर वो घर से सीख के आएगा, टेबल अगर घर से सीख के आएगा, तो तुम्हारे यहां भाड़ जोकने आ रहा, तुम्हारे यहां क्या फीस भरने आ रहा। हालांकि वास्तविकता यही है कि उनका तो केवल ड्रेस खरीदने और सिलेबस खरीदने और फीस भरने जा रहा है, लेकिन फिर भी ऑन पेपर यह बात कही थोड़े जा सकती है। तो अगर जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहां सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एससी एसटी को आप उन सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए रिजर्वेशन दे भी दें तो कोई ऐसी आफत नहीं फट रही, ठीक है। लेकिन रोजगार में, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन अभी तक नहीं है। लेकिन ये जो रिजर्वेशन 15(5) में दिया गया है, इसी को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है समाज में, मानो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो गया और समाज की तो क्या ही कहें, वहां तो कानून के नाम पर कुछ भी चल रहा है। जब आपको टीपीए पढ़ाई गई तो आपको खूब बताया गया कि आप किसी भी संपत्ति के मालिक 2-3 तरीकों से हो सकते हैं। एक, संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से, और हस्तांतरण की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न की जाएगी, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 वहां लिखा है, और वहां कहता है एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को, ठीक है, जब संपत्ति का अंतरण संविदा के माध्यम से करता है तो यह संपत्ति का हस्तांतरण कहा जाता है। यदि उस अंतरण के माध्यम से संपत्ति में का कोई एक हित या संपत्ति के समस्त हित एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता, यह टीपीए में परिभाषा दी गई। और दूसरा, कानून, संपत्ति किसी के पास स्वयं अंतरित कर दे, जैसा सक्सेशन के मामलों में होता है कि जैसे ही व्यक्ति मरा वैसे ही उसकी सारी संपत्ति ऑटोमेटिकली, किसी को कुछ नहीं करना है, विधि की क्रिया से उसके उत्तराधिकारियों में निहित वे हो गई, अपने आप हो गई, उसके लिए किसी को कुछ करना बिल्कुल नहीं है। तीसरा, वसीयती अंतरण,
और वसीयती यंत्रणा भी कैसा है? कानूनी यंत्रणा, क्योंकि वसीयत इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 25 संभवता है, उसमें किया जाता है, वसीयत लिखी जाती है। तो कहता है कि टीपीए किसको लागू होती? संपत्ति के हस्तांतरण, और इसीलिए कहा जाता है कि ये वसीयती अंतरण या विधिक अंतरणों को लागू नहीं है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो संपत्ति का अंतरण तीन ही तरीके से हो सकता है। ठीक है, अभी हम अखबार देख रहे थे, बोले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब जब तक आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं होगी हस्तांतरण के संबंध में, तब तक आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं माने जाएंगे। ये बात विधायिका ने कब कही थी? 1882 में। टीपीए कब की है? 1882 की। अब वो 2025 में छाप रहे हैं, और कुछ बेवकूफ टाइप के लोग उन्हें फेसबुक पर उसे शेयर भी कर रहे हैं, और वो बेवकूफ टाइप के लोग समाज के सामान्य व्यक्ति नहीं, वो वकील हैं। ठीक है, मजेदारी ये है। ठीक है, तो कानून की फील्ड में कैसे मिथक और कैसी धारणाएं चलती हैं, इसकी तो बात ही क्या कहें। ठीक है, तो यहां जब एजुकेशनल प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन दिया, तो इस प्रकार का मिथक समाज में जन्म ले लेना कोई खास बात नहीं है। लेकिन सिर्फ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक्सक्लूड देन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को एक्सक्लूड क्यों किया, वो एक अलग प्रश्न है। उसका समाधान या उसकी चर्चा किसी अन्य दिन, या जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट से संबंधित अनुच्छेद 30 बताएंगे तब करेंगे। फिलहाल 93वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया। दूसरी बात, 93वां संविधान संशोधन किन मुकदमों के आधार पर किया गया है, यह आपसे पूछा जाता है। तो टीएमए पाई, इस मुकदमे की भी चर्चा होगी जब हम लोग सेकुलरिज्म पर बात करना शुरू करेंगे, अनुच्छेद 25, 26 ये बताएंगे, तब इसकी विस्तार से चर्चा होगी। और टीएमए पाई में जो डिसीजन आया था, उस टीएमए पाई के डिसीजन की व्याख्या पीए इनामदार में हुई। यह भी मुकदमा तभी डिस्कस होगा। टीएमए पाई के डिसीजन की व्याख्या पीए इनामदार में हुई, और पीए इनामदार में जो व्याख्या आई उसके आधार पर 93वां संविधान संशोधन ये लाया गया, और 15(5) जोड़ दिया गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि वो जो कल तक नहीं हो सकता था, आज कैसे हो गया? जैसे ये बात हम संदर्भ में कह रहे हैं 15(6) की। ठीक है, क्योंकि अब तो 15(6) भी है, और मूल रूप से आप याद रखेंगे क्या था? 15(1), 15(2), बस जो मूल संविधान है उसमें क्या था? 15(1), 15(2), बाकी सब बाद में जुड़े। और आज भी सब हटा दीजिए, केवल 15(1), 15(2) रखिए, तो भी 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) में जो कुछ कहा गया है वो सब संभव है, वो सब कुछ संभव है। क्यों? इसलिए कि चाहे 15 हो और चाहे अगला आर्टिकल 16 हो, ये दोनों के दोनों अनुच्छेद 14 में वर्णित नियम के एप्लीकेशन का तरीका, मैनर ऑफ एप्लीकेशन, इसको निर्धारित करते हैं। यानी मूल सिद्धांत क्या है अनुच्छेद 14 में? और अनुच्छेद 15 और 16 केवल इतना बताते हैं कि वो मूल सिद्धांत जो अनुच्छेद 14 में है, भारत के नागरिकों के संबंध में किस प्रकार अप्लाई किया जाएगा, सिर्फ इतना बताते हैं। अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, और वर्गीकरण करने में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? यदि वर्गीकरण रोजगार को छोड़कर
जीवन के अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। वो किसके पक्ष में किया जा रहा है दीगर बात है। अगर वर्गीकरण हो रहा है तो किस तरह होगा, इस प्रक्रिया को अनुच्छेद 15 नियंत्रित करता है और बताता है कि वर्गीकरण के अमुक आधार जो 15(1) में लिखे हैं ये नहीं होंगे। केवल ये आधार नहीं हो सकते, लेकिन अगर कुछ और जुड़ रहा तो होंगे। ये भी इस बात का मतलब हुआ। ठीक है। अनुच्छेद 16 ये बताता है कि अगर रोजगार का क्षेत्र जुड़ा तो भारत के नागरिकों में अमुक आधारों पर वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। और वो वर्गीकरण जिन आधारों पर नहीं किया जाएगा वो कहां दिए 16(2) में। और 16(1) में पॉजिटिव बात कही कि राज्य अपने नागरिकों के बीच, ठीक है, रोजगार के मामलों में कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है। तो आप देखेंगे 14 सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और 15 और 16 उसके एप्लीकेशन को कंट्रोल और डिसाइड करते हैं। इसीलिए कहा जाता है 14, 15, 16 ये एक कोड है और एक ही बात कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है। अन्यथा इसे कहने का कोई कारण नहीं है। तो अगर आप 3, 4, 5, 6 सब हटा दो तो भी तो वर्गीकरण हो सकता है। खाली 15(1), 15(2) रहने दो। लेकिन तब जब भी वर्गीकरण किया जाएगा तो हर बार मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। हालांकि अब भी पहुंचेगा, क्योंकि वर्गीकरण ठीक किया गया है, ये तो बताइए। वर्गीकरण की जरूरत थी, इसको तो साबित करिए। अब भी पहुंचता है, लेकिन अब संभावनाएं घटी हैं। पहले तो 100% पहुंचता ही और तब देर होती, इसलिए कुछ चीजें मेंशन कर दी गई 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) के रूप में। लेकिन आपसे लगातार बोला गया, 15(6) की लाइट में हमने बात करनी शुरू कर दी। आपसे लगातार कहा गया कि गरीबी कोई आधार नहीं, क्योंकि गरीबी वास्तविक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गरीबी मन की अवस्था है और यह सम्राट में भी पाई जा सकती है। हमने आपसे कहा था कि चीजों की विधि शास्त्रीय व्याख्या हो सकती है, जूरिस्प्रूडेंशियल, उनका एक्सप्लेनेशन ये दिया जा सकता है। हमने उदाहरण दिया था कि पुत्र कौन, तो पुत्र की व्याख्या ऐसे भी हो सकती है कि पुत्र वो है जो आपसे जन्म लेता है, और इसी आधार पर ईसा ने खुद को ईश्वर का पुत्र कहा होगा। हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं, हम भी कहते हैं हम ईश्वर के पुत्र हैं। हम काहे के पुत्र और किसके पुत्र हैं भाई? क्योंकि माना यह गया है कि जो कुछ हम हैं, ठीक है, वो ईश्वर का ही अंश है, उससे ही हम आए हैं, इसलिए हम ईश्वर के पुत्र हैं। ये तो कोई भी कह सकता है। ये अलग बात है कि उन्होंने पहचान लिया इस बात को और उन्होंने हिम्मत के साथ ये बात कही। हम या तो इस बात को पहचान नहीं पाते या कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि ईश्वर के पुत्र को जैसा होना चाहिए वैसे तो मैं नहीं, और वैसा हम बनना नहीं चाहते जैसा आप हैं। आपको खूब मालूम है कि इस प्रकार पढ़ने से ही कल्याण है, लेकिन वैसे पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। तो फिर ये कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते कि हमारे पढ़ने का तरीका ही गलत है। जानते खूब है मन में आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं जानते। थारोली पढ़ना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते।
लेकिन है, उसमें तो फिर खुद को बदलना पड़ता है ना, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कठिनाई तो पैदा ही करता है, इसलिए ये दिक्कतें। तो गरीबी, इसकी जुरिस्प्रूडेंशियल व्याख्या ये भी हो सकती है, जैसे पुत्र की हो सकती है, ऐसे ही कि गरीबी, गरीब हम उसे कहेंगे जो किसी से कुछ पाने की आकांक्षा रखता है, जो कुछ कमी अनुभव करता है, वो गरीब है। उसके पास क्या है इससे मतलब नहीं, वो सम्राट हो आपकी नजर में, लेकिन अगर उसमें कुछ पाने की इच्छा है तो फिर वो सम्राट नहीं, वो भिखमंगा ही है। जैसे आप कुछ छोड़े इसलिए कि ईश्वर आपको कुछ दे देगा, तो आपने कहां छोड़ा? आपने पाने की आशा में छोड़ा है, आपने पाने की आशा में छोड़ा है। और जब आप पाने की आशा में छोड़ते हैं तो संव्यवहार को छोड़ना नहीं, विनिमय और व्यापार कहा जाता है। यूं तो आप रुपया भी छोड़ते हैं, बाजार में रुपया छोड़ते हैं तभी तो चीज मिलती है। अगर रुपया पकड़े ही रहोगे तो कौन सी चीज मिलेगी? तो रुपया आपने छोड़ा तो चीज मिली, तो क्या इसे छोड़ना कहे? आपने रुपए का त्याग किया है, यह विनिमय और व्यापार किया है। इसीलिए सिद्धांत क्या? नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल मीनिंग देर भाई याद मत रखिए, क्योंकि दरिया में जो आपने डाल दिया उसे वापस पाने की कोई इच्छा और आकांक्षा एक युक्ति संगत मनुष्य में हो ही नहीं सकती। सिर्फ पागल ऐसा सोच सकता है कि दरिया में डाली गई चीज उसे मिल जाएगी। इसीलिए सिद्धांत यह है कि नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, अगर आप कुछ पाने की इच्छा के साथ कुछ दे रहे हो तो दे कहां रहे हो? झूठ बोलते हो। तो हर चीज की एक जुरिस्प्रूडेंशियल व्याख्या है। तो वो आप देखते हैं कि गरीबी, गरीब का मतलब यह हुआ जो कुछ कमी अनुभव करता है, वो गरीब है। जो कहता है मेरे पास सब कुछ, अरे ईश्वर ने 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, एक दिमाग दिया, 2 पैर दिए, हम जो चाहें तो कर लेंगे। ये कहां है गरीब? गरीब तो वो है जो कहता मेरे पास कुछ कमी है। वो हमेशा ये सोचता है कि उसके पास क्या नहीं है, और सम्राट हमेशा ये सोचता है कि मेरे पास तो सब कुछ है। ये सोच का फर्क है। इसकी गरीबी वास्तव में समाज में है, ये कहा ही नहीं जा सकता। और इसीलिए गरीबी को कोई सोल क्राइटेरियन किसी चीज का माना नहीं। और यही कारण है कि आप देखेंगे तो 15/6 में उन्होंने क्या कहा? आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए नागरिक, गरीब नहीं कहा। हमने बार बार आपसे कहा कि लेजिस्लेचर जिस शब्द को इस्तेमाल कर रही है उस शब्द के पीछे कुछ होता है। उसे कहा 6 देखें, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, गरीब नहीं कहा, आर्थिक रूप से दुर्बल नागरिक। और वो जो अनुच्छेद 15/4 और 15/5 में लिखे हुए थे भिन्न है। 5 नहीं लिखा है, 15/4 ही लिखा है शायद, हाँ 5 भी लिखा है। यानी SC ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, उन्हें छोड़ने के बाद जो नागरिक बचे हैं उनमें जो आर्थिक तौर पर दुर्बल है, गरीब नहीं। क्योंकि गरीब तो मन का भाव है। प्रधानमंत्री भी खुद को गरीब अनुभव कर सकता है, सम्राट कर सकता है। प्रधानमंत्री तो सम्राट से कम ताकतवर है, क्योंकि सम्राट में तो न्यायिक, विधायी और कार्यपालिकी तीनों शक्तियां निवास करती थी। प्रधानमंत्री में तो सिर्फ कार्यपालिकी निवास करती। जब सम्राट गरीबी अनुभव कर सकता है तो प्रधानमंत्री तो कर ही सकता है।
एक आईएएस भी गरीबी अनुभव कर सकता है, इतने गरीब नहीं। गरीब और गरीबी आज भी क्राइटेरियन नहीं है। आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग, और आर्थिक तौर पर दुर्बल कौन, ये यहां नहीं बताया। इसके लिए एग्जीक्यूटिव, क्योंकि समाज जैसे जैसे प्रॉस्परस होता जाएगा वैसे आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग की परिभाषा बदलती जाएगी, और आर्थिक तौर पर दुर्बल इसकी ऑब्जेक्टिव पहचान संभव है। जैसे हमने कहा था, कहां भारतीय संविधान अधिनियम कि उसने क्यों कहा कि जो स्वीकृति है और जो प्रस्थापना है इसकी संसूचना की जाएगी। उसने ये क्यों नहीं कहा कि सूचित किया जाएगा, इसकी सूचना की जाएगी, ये क्यों नहीं कहा। उसने ये क्यों कहा कि संसूचना की जाएगी। प्रस्थापना, प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों के प्रतिसंग्रहण की संसूचना होगी, ये कहा है। कहा? सेक्शन 3, ठीक है, ये कहा है। तो संसूचना, और संसूचना के अंग्रेजी का कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन, और सूचना की क्या? इंफॉर्मेशन। उसने ये क्यों नहीं कहा कि प्रपोजल दिया गया, इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसने ये क्यों कहा कम्युनिकेट किया जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस, अंतर है दोनों बातों में, इसलिए कहा। इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देता है और उसकी जानकारी एक दूसरे को तो देगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इंफॉर्मेशन की जानकारी तीसरे को भी हो। सूचनाएं गुप्त भी होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज की संसूचना दी गई है तो संसूचना देने में वाह जो उपकरण हैं सूचना देने के, उनका इस्तेमाल होता है। आप मोबाइल से दोगे, कम्युनिकेट करोगे ना, लेटर भेजोगे, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दोगे, तो सारे समाज को जानकारी उस कृत्य की कहीं ना कहीं आती है। और जो संविदा को लेकर दो पक्षों में विवाद चलेगा, उस समय यह साबित करना पड़ेगा कि जो कहा जा रहा है इनफैक्ट दोनों के बीच उस पर सहमति हुई थी, या इनफैक्ट दोनों के बीच उस पर सहमति नहीं हुई थी, और सहमति के समय वही दो होंगे या अन्य लोग भी हों, लेकिन वो दो हो ऐसा भी संभव है। और डिसाइड करना पड़ेगा जज साहब को। तो कैसे तय होगा? अगर इंफॉर्मेशन है तो हो सकता दोनों ने गुपचुप आपस में कर लिया हो, पता ही नहीं। अब पहले तो हम तरीका सीखें, तुम्हारे मन में घुसे उनके मन में घुसे, तब तय हो पाए। अगर हम कहना कम्युनिकेट करेंगे, आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, नो, इंफॉर्मेशन का तरीके नहीं चलेगा, कम्युनिकेशन करेंगे आप, तो वाह तरीके आ गए। अब ये डिसाइड करना आसान हुआ कि दोनों के बीच क्या तय हुआ था। तो आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग ये ऐसा वर्ग है जिसकी बाहर से पहचान संभव है। क्यों? हम देख लेंगे, इनके पास 20 कार है, इनके पास 1, इसका मतलब ये इनकी तुलना में आर्थिक तौर पर दुर्बल है। लेकिन गरीबी ये आंतरिक भाव है, ठीक है, ये तो मन से गरीब होता है आदमी, ठीक है। कहते हैं, आम जीवन में भी कहते हैं कि अमीरी और गरीबी तो मन से है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और साइकोलॉजिस्ट क्या करता है जब आप डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि आप ये मानकर चलते हैं जो कुछ आपके साथ हुआ वो अकेले आप ही के साथ हुआ, ठीक है। जो कुछ आपके साथ हुआ है वो सिर्फ आपके साथ हुआ है। जबकि साइकोलॉजिस्ट आपको यह समझाता है कि ये तो दुनिया की रीत है, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहली बार तुम्हारे साथ हुआ।
जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ये होता ही है, होता ही रहता है। ठीक है, कोई ऐसी नई बात नहीं हो गई। और जैसे ही आपको ये समझ में आता कि कुछ नया नहीं हुआ तो होता ही है, बात खत्म हो गई, डिप्रेशन खत्म। इसलिए डिप्रेशन सालों का हो और एक क्षण में खत्म, क्योंकि मन की दशा है। मन बदला, बात बदल गई, दुनिया बदल गई। इसीलिए कहते हैं कि आदमी शैतान से संत एक क्षण में हो जाता है। हुए हैं, वाल्मीकि एक क्षण में हुए हैं, अंगुलीमाल एक क्षण में हुआ है। मन का परिवर्तन, बस इतना ही तो है। तो गरीबी आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, आर्थिक तौर पर दुर्बलता ये आइडेंटिफाई हो सकती, इसलिए उसने कहा। और ये किससे लाए? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये संशोधन कैसा है? 103, वो 93, ये 103। ये भी खूब पूछते हैं। गरीबी आज भी आधार नहीं है, ईडब्ल्यूएस का आधार गरीबी नहीं है, क्योंकि गरीबी की पहचान ही संभव नहीं, आर्थिक तौर पर दुर्बल। और इसी आधार को इंदिरा साहनी में नकार दिया था। आने वाला इंदिरा साहनी देखेंगे क्यों फिर ये अब जुड़ गया और अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल पाया है। क्यों? आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग को जो रिजर्वेशन इंदिरा साहनी में मिला था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था, और अब आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग को रिजर्वेशन दिया गया है। और सब जगह हो सकता है, क्योंकि शब्द प्रयोग के विशेष उपबंध कर सकते हैं। ठीक है, और 16 में भी इस प्रकार के चीजें जोड़ी गई। तो सवाल यह है कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे? क्योंकि उस समय संविधान में 15(6) जैसे उपबंध नहीं थे और अब हैं। ये ठीक है कि संविधान में भी वो संशोधन नहीं किया जा सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर के जो अगेंस्ट है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है वो किया जा सकता है। और वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये तय करना विधायिका का काम है, ये तय करना संसद का काम है। दोनों बातें अलग है। क्या किया जा सकता है ये तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, और जो किया जा सकता है वो किया जाए या न किया जाए ये तय करना विधायिका का काम है। जैसे क्या किया जा सकता है ये तय करना आपके बुजुर्ग पिताजी का हक होता है, और जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाए या न किया जाए ये तय करना उस जवान लड़के का काम होता है जो घर की व्यवस्था संभाल रहा है। ठीक है, तो जो किया जा सकता है उसे किया जाए या न किया जाए ये परिस्थितियों पर आधारित होता है। परिस्थितियों में वो किया जाना अतर्क संगत हो सकता है और परिस्थितियों में वो किया जाना तर्क संगत हो सकता है। जो तर्क संगत था किया जाना उसे करने में देर हो गई इसलिए वो अतर्क संगत हो गया, ये नहीं कहा जा सकता। यद्यपि कई मामलों में ऐसा हो भी सकता है कि जो पहले किया जाना तर्क संगत था आज की डेट पे नहीं है, लेकिन यह भी हो सकता है कि जो पहले किया जाना तर्क संगत था वो आज भी किया जाना तर्क संगत है और आज कर दिया गया, ये भी हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जहां तक है वो हमेशा किया जा सकता था, क्योंकि आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग जो उन लोगों से भिन्न है जो 15(4) और 15(5) में आए हैं हमेशा से मौजूद था। गरीब नहीं, गरीब नहीं। ठीक है, उन लोगों को रिजर्वेशन हमेशा से दिया जा सकता था, लेकिन तब इसे तर्कसंगत नहीं समझा गया। संभवतः, हमने शब्द संभवतः लगाया है, इसका कारण यह रहा होगा कि उस समय जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास था या SC/ST थे उनकी दशा इतनी खराब थी कि पहले उसी को सुधारा जाना उचित समझा गया होगा। आज ये स्थिति नहीं है। ठीक है, तो अब आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग ये शब्द लाए। गरीबी आज भी आधार नहीं,
तो 15(5) और 15(6) ये नए आर्टिकल्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्थान दिया गया है, और संशोधन के माध्यम से एक को 93 15(5) और 103 संविधान संशोधन, ये 15(6), और ये किया जा सकता है। ये ठीक है कि कानून कोई भी हो, उसकी विशेषता होती कि वो तर्क संगत होना चाहिए। अगर वो तर्क संगत नहीं है तो वो कानून ही नहीं माना जाएगा, ठीक है। और संविधान संशोधन में अंततः उस प्रकार का कानून, भले ही न सही जिस प्रकार देश के सामान्य कानून होते हैं, लेकिन अंततः वो कानून ही है, क्योंकि फंडामेंटल लॉ, मूल विधि, वो उसकी रचना करता है। तो जो बात सामान्य कानून के बारे में ठीक है, वो बात संविधान संशोधन के बारे में गलत ये कैसे हो जाएगी? उसके बारे में वो ठीक रहेगी। इसका मतलब संविधान संशोधन अगर तर्कसंगत है और बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, तो उसे किया जा सकता है। लेकिन जब तक वो न कर दिया जाए, तब तक जो संविधान है उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। जैसे हम प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, ये ठीक है, बदल दीजिए, जिसको बनाए उससे बना लीजिए, लेकिन जब तक ये प्रधानमंत्री हैं तब तक आपको प्रधानमंत्री का सम्मान करना ही होगा। ठीक है, आप बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक तब तक करना ही होगा। ठीक है, ऐसे ही देश का संविधान बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित किए बिना परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जब तक परिवर्तित न हो जाए तब तक आप देश के संविधान का पालन करेंगे, और परिवर्तन उन बातों के लिए नहीं हो सकता जो अयुक्ति संगत है या अतार्किक है, क्योंकि उसे फिर परिवर्तन नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे आप अपनी मनमानी चला रहे हो, क्योंकि जो अयुक्ति संगत है, अतर्क संगत है, वो नहीं किया जा सकता। ये ठीक है कि आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग ये हमेशा से था, और इसके पक्ष में हमेशा से वर्गीकरण करके कुछ सुविधाएं दी जा सकती थी, क्योंकि एक वर्ग का निर्माण करता है, और आर्थिक तौर पर दुर्बल कौन, इसका ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन संभव है। इसीलिए आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया, गरीब का नहीं, क्योंकि गरीब सब्जेक्टिव है। आप जिसे गरीब समझते हो, हम नहीं समझते। आप एक भिखारी को गरीब समझ सकते हो, सिकंदर एक साधु को गरीब समझ सकता है, लेकिन साधु के शिष्य और साधु स्वयं को गरीब नहीं मानता, वो सम्राट को गरीब मानता है। गरीबी सब्जेक्टिव चीज है, और ये ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई होने लायक नहीं, इसलिए शब्द आया आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग। लेकिन जब इंदिरा साहनी डिसाइड हो रहा था, बात करेंगे उसकी, तब आर्थिक तौर पर दुर्बल वर्ग इसके पक्ष में विशेष उपबंध हो सकते हैं, यह संविधान में नहीं था, इसलिए वो कोश हुआ, और अब ये संविधान में ले आए हैं। चूंकि वो अतार्किक नहीं है, इसलिए वो संशोधन हो सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर के भी वो अगेंस्ट नहीं है, इसलिए उसको किया जा सकता था और किया गया। ठीक है, तो 15(5) और 15(6), 15(6) की चर्चा विशेष रूप से 16 के साथ भी चलेगी, देख लेंगे। कल हम लोग 16 पर बात करेंगे, देखेंगे।